नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले कई सत्रों से हम नेट जेआरएफ की एक प्रश्नोत्तरी श्रृंखला चला रहे हैं और इसी श्रृंखला के अंतर्गत एक निबंध पर की विषय वस्तु पर हमने बात की थी एक सत्र में। उस निबंध का नाम है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। क्योंकि निबंध ललित निबंध था और ललित निबंध में कुछ एक पौराणिक प्रसंगों के आधार पर या कोई सांकेतिक शब्दों के आधार पर एक अलग समसामयिक अर्थ की अभिव्यक्ति की जाती है, इसलिए वो थोड़ा सा मुझे लगा कि इसकी विषय वस्तु पर बात करना जरूरी है ताकि आपकी पकड़ उसकी कथ्य पर मजबूत हो सके। और इसीलिए हमने वो सत्र आयोजित किया था और आज के सत्र में हम उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के विषय वस्तु पर आधारित प्रश्नों पर बात करेंगे। तो ध्यान से, और उम्मीद करती हूं जैसा मैंने पिछले सत्र में कहा था कि आप विषय वस्तु को अच्छे से हृदयंगम कर लीजिएगा ताकि प्रश्न का उत्तर मैं बताऊं उससे पहले आपके पास तैयार रहे। और यही वो पहचान है, यही वो परख है जबकि हम ये जान पाते हैं कि हम कितने पानी में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला प्रश्न, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध का रचनाकाल। सामान्य सी बात है, अक्सर पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में। ऑप्शंस हैं 1972, 1970, 1975 या 1978। तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1972 में लेखक ने उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध की रचना की और ये बात उन्होंने स्वयं स्वीकार की है। इस वर्ष के साथ आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, संभवतः वर्ष न पूछा जाए और वो बात पूछ ली जाए, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 1972 में जब श्री कुबेरनाथ राय इस निबंध की रचना कर रहे थे तब उन्होंने स्वयं निबंध में लिखा है कि ये उनके जीवन का 38वां वर्ष है। यानी यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि अपने जीवन के कौन से वर्ष में श्री कुबेरनाथ राय ने उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध की रचना की, तो आपका जवाब होना चाहिए 38वें वर्ष में। क्यों? क्योंकि 38वें वर्ष में वे रचना कर रहे हैं और 40 के बाद की उम्र को उन्होंने उत्तरा फाल्गुनी कहा है। तो उस दृष्टि से उन्होंने ये जिक्र किया था कि ये मेरे जीवन का 38वां वर्ष है और मैं पूर्वा फाल्गुनी भोग रहा हूं, लेकिन उत्तरा फाल्गुनी भी अब ज्यादा दूर नहीं है। तो इन बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध निबंधकार के किस निबंध संग्रह में संकलित है? निषाद बांसुरी, प्रिया नीलकंठी, विषाद योग या रस आखेटक। तो दोस्तों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसकी चर्चा हमने पिछले सत्र में की थी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, उत्तरा फाल्गुनी शब्द का संबंध मूलतः है, यानी ये जो शब्द निबंध के शीर्षक में प्रयुक्त किया है निबंधकार ने, आखिर ये शब्द मूलतः किससे संबंधित है? जब तक हम इसको नहीं जानेंगे तब तक हम इसके प्रतीकार्थ को नहीं जान पाएंगे। ऋतु से, फागुन मास से, नक्षत्र से या लोकगीत से। तो दोस्तों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि हमने चर्चा की थी कि उत्तरा फाल्गुनी एक नक्षत्र है। हमारे यहाँ 27 नक्षत्र माने गए हैं दोस्तों, उसमें से उत्तरा फाल्गुनी एक नक्षत्र है और ये नक्षत्र वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र माना जाता है। यानी वर्षा की समाप्ति का संकेतक है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। तो जाहिर सी बात है कि उत्तरा फाल्गुनी शब्द का संबंध किससे हुआ? नक्षत्र से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी, यानी नक्षत्र से। कथन है, उत्तरा फाल्गुनी वर्षा काल का अंतिम नक्षत्र है। कारण है, कुबेरनाथ राय ने उत्तरा फाल्गुनी को यौवन के अवसान के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त किया है। कूट है, इन दोनों कथनों के विषय में हमें सही कूट का चयन करना है। तो पहला है ए सही है किंतु आर गलत है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। सी, ए गलत है और आर सही है। और डी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। और उम्मीद करती हूं कि मेरे प्रश्न का उत्तर बताने से पहले आप सब लोग इस प्रश्न का सही उत्तर पहले ही जान चुके होंगे, क्योंकि इस प्रश्न पर, इस कथन पर हम बहुत गहरी चर्चा पिछले सत्र में कर चुके हैं। तो देखिए, इसमें कहा गया है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अब एक बार नजर डालते हैं इन कथनों पर।
ए में कहा गया है उत्तरा फाल्गुनी वर्षा काल का अंतिम नक्षत्र है। बिल्कुल सही बात है कि जब वर्षा काल अपने अवसान पर होता है, समाप्ति की ओर अग्रसर होता है, तब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होता है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। अब कुबेरनाथ राय ने उत्तरा फाल्गुनी को यौवन के अवसान के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त किया है। यह कारण क्या उचित है? क्या ये पहले कथन की सही व्याख्या है? तो हमको इस दृष्टि से देखना है कि वर्षा काल आनंद और यौवन का प्रतीक माना है लेखक ने, और वर्षा काल यानी यौवन का अंत यानी उत्तरा फाल्गुनी। इसीलिए कुबेरनाथ राय ने उत्तरा फाल्गुनी को यौवन के अवसान के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया है। यानी ए और आर दोनों कथन सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध की निम्न उक्तियों को निबंध में प्रयुक्त क्रम के अनुसार लगाइए। तो जो भी संस्कृत की उक्तियां निबंध में आई हैं, अक्सर मैंने देखा है दोस्तों कि प्रश्न पत्रों में इस तरह के प्रश्न काफी पूछे जा रहे हैं कि इनको क्रम में लगाइए। इसलिए मैंने जरूरी समझा कि जब इतनी सारी संस्कृत की उक्तियां हैं तो इनको इस तरह का प्रश्न भी होना चाहिए। तो पहली संस्कृत की पंक्ति है मधु मधुनी मधुनी, दूसरी है अहम अमृतम इच्छामि अहम वानप्रस्थम चरिष्यामि, तीसरी है अस्ति जायते वर्धते, और चौथी है विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। तो देखिए दोस्तों, अब पहले तो हम इनका अर्थ समझ लेते हैं। मधु मधुनी मधुनी यानी सब कुछ मधुर मधुर है, आनंद और उल्लास से युक्त है। संस्कृत में रूप चलते हैं जब उकारांत शब्द यानी ऊ वाले जो शब्द होते हैं उनके इस तरीके से मधु मधुनी मधुनी। तो इसलिए आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। इस पंक्ति का केवल अर्थ इतना है कि जीवन के आनंद उल्लास और जीवन की मादकता जो यौवन में होती है उसकी ओर संकेत कर रहे हैं कुबेरनाथ राय इस पंक्ति के माध्यम से। अहम अमृतम इच्छामि, मुझे अमृत की तलाश है, अमृत की इच्छा है। अहम वानप्रस्थम चरिष्यामि, इसलिए मैं वानप्रस्थ आश्रम की ओर गमन करूंगा, जाऊंगा, चलूंगा, ये इसमें कहा गया है। अस्ति जायते वर्धते है, जायते जन्म लेता है, वर्धते विकसित होता है, और विपरिणमते यानी वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, अपक्षीयते रोग के कारण कमजोर क्षय होता है, क्षीण होता है, विनश्यति नाश को प्राप्त होता है। अब हमें इन्हें सही क्रम में लगाना है। तो जब हम अर्थ समझ लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन मधु मधुनी मधुनी क्योंकि यौवन की पंक्ति है तो आप बिल्कुल ये ना समझें कि ये सबसे पहले आएगी। सबसे पहले आएगी ये पंक्ति अस्ति जायते वर्धते। दोस्तों, इन दोनों पंक्तियों के विषय में मैं आपको एक खास बात बताना चाहती हूं ताकि आप बिल्कुल इन पंक्तियों के विषय में कोई संदेह अपने मन में रखें ही नहीं। देखिए, हमारे शरीर के, हमारे शास्त्रों में 6 गुण बताए गए हैं। सबसे पहला गुण जन्म लेता है, जायते। दूसरा गुण है, तीसरा गुण विकसित होता है, ठीक है। फिर विपरिणमते, चौथा गुण विकसित होता है, वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, अपक्षीयते क्षीण होता है, और नाश को प्राप्त होता है। ये 6 गुण हैं जिनका प्रयोग यहां पर सांकेतिक अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए श्री कुबेरनाथ राय ने किया है। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले नंबर पर यह आ रहा है अस्ति जायते वर्धते, फिर दूसरे नंबर पर आएगा विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, यानी पहले तीसरा फिर चौथा, फिर आएगा मधु मधुनी मधुनी यानी पहला, और लास्ट में क्योंकि वानप्रस्थ में जाने की बात कब करते हैं लेखक, जब वो उनको लगता है, पहले तो वे योजना बनाते हैं कि युवाओं से के साथ रहेंगे तो वे अपनी इस उत्तरा फाल्गुनी को यानी यथास्थिति की जो अवस्था है उसको बहुत लंबे समय तक चला पाएंगे। लेकिन जब उन्हें लगता है कि जो युवा हैं वो छिन्न मस्ता राजनीति के रंगरूट हो गए हैं और उनके साथ उनका ज्यादा समय तक चल पाना संभव नहीं होगा, तब वे कहते हैं कि जब तक मैं अपने जीवन की जो अमृतत्व मैंने प्राप्त किया है यानी जो अनमोल विचार कण प्राप्त किए हैं, मैं उन्हें अपने हृदय में ही रखूंगा, और जिस क्षण मुझे लगेगा कि अब मेरे लिए एक कदम भी और आगे इनके साथ चलना नामुमकिन है, तब मैं कहूंगा अहम अमृतम इच्छामि, यानी मुझे अब अपने अंदर जो मैंने अमृत तलाश किया था अब मुझे उसकी प्राप्ति की इच्छा है, और अब मैं वानप्रस्थ लूंगा, यानी मैं इनके साथ को छोड़कर अपने जीवन के अवसान में अपने आप को अमृतत्व के साथ एकाग्र कर दूंगा। तो ये आखिरी पंक्ति है। तो क्रम हुआ तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा। तो आइए, तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा हमारा
बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। शीश पर काश फूटना शुरू हो जाता है, वातावरण में लोमड़ी बोलने लगती है, शुक और सारिका उदास हो जाते हैं, मयूर अपने श्रृंगार कलाप त्याग कर देता है। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध की यह पंक्ति संबंधित है ए 35 के बाद की उम्र से, 40 के बाद की उम्र से, 45 के बाद की उम्र से या 50 के बाद की उम्र से। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 45 के बाद की उम्र से संबंधित है ये पंक्तियां। अब इसको एक बार इन पंक्तियों का अर्थ समझ लेते हैं। शीश पर काश फूटना शुरू हो जाता है। काश क्या है? जब वर्षा का अवसान होता है, वर्षा ऋतु जब समाप्त होती है दोस्तों, तो प्रकृति में एक सफेद रंग की घास उत्पन्न होने लगती है। आपने देखा होगा एक घास सी उगती है, उसके ऊपर एक सफेद रंग का लंबा फूल आता है और दूर से देखें तो वो बिल्कुल ऐसा सफेद सफेद मैदान दिखाई देता है। उस घास के लिए प्रयुक्त किया है। आप निबंधकार के रचना कर्म की गहराई देखिए कि वे उत्तरा फाल्गुनी के माध्यम से किसकी बात कर रहे हैं? यौवन के अवसान की बात कर रहे हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वर्षा काल का अंतिम नक्षत्र है और वो उदाहरण उपमा भी दे रहे हैं काश से, जो कि वर्षा काल के समाप्ति पर आती है। कहां? प्रकृति में उगने वाली घास है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, शरद ऋतु का आगमन होता है तो काश फूले काश सकल मई छाई। उन्होंने लिखा है कि काश यानी ये घास सफेद रंग की ये चारों ओर पृथ्वी पर व्याप्त हो गई है। तो उसी काश को, क्योंकि इसका व्यंजित अर्थ क्या हुआ कि सिर पर बाल सफेद होने लगते हैं, काश फूटना शुरू हो जाता है, वातावरण में लोमड़ी बोलने लगती है। लोमड़ी एक चतुर और धूर्त जानवर के रूप में जाना जाता है और यहां वातावरण में लोमड़ी बोलने के दो अर्थ हैं दोस्तों। जब भी व्यक्ति जैसे जैसे वृद्धावस्था की ओर होता है, उसे अपने हर छोटे से छोटे काम के लिए किसी न किसी के सहारे की आवश्यकता होती है। तो वो हर बार इस ताक में रहता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में बिजी है, व्यस्त है। तो ऐसी स्थिति में वो उस उचित अवसर की तलाश में होता है कि वो अपने इस काम को किस व्यक्ति से करवाए। तो वो घात, जैसे लोमड़ी शिकार के लिए घात लगाए बैठी है, ऐसे वो घात लगाए बैठा रहता है। एक अर्थ तो ये हुआ। दूसरी बात ये हुई कि व्यक्ति के जब अंग क्षीण होने लगते हैं, दुर्बल होने लगते हैं, तो परिवेश की हर गतिविधि को वो संदेह की नजर से देखता है। ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन कुछ एक संदर्भों में ऐसा देखने को मिलता है। तो इन दोनों स्थितियों की ओर संकेत कर रहे हैं कुबेरनाथ राय कि वातावरण में लोमड़ी, यानी जहां पर आनंद और उल्लास रहता था, वहां पर धूर्तता की, चतुराई की, चालाकी की, धोखेबाजी की गंध आने लगती है। हर कदम को वो फूंक फूंक कर उठाना चाहता है वृद्ध व्यक्ति, क्योंकि वो स्वयं प्रत्येक कार्य को करने में समर्थ नहीं है। तो वातावरण में लोमड़ी बोलने लगती है। शुक और सारिका उदास हो जाते हैं, यानी यौवन काल में जो आनंद के उल्लास के भाव उत्पन्न हुआ करते थे, शुक यानी तोता, सारिका यानी मैना, तोता मैना यानी प्रेम की जो भावनाएं हैं, वो अब उदास हो जाती हैं। मयूर अपने श्रृंगार कलाप त्याग कर देता है। मयूर का नृत्य प्रसिद्ध है जो कि हमें आनंद देता है और इसका संबंध भी किससे है? वर्षा काल से। और मयूर अपने नृत्य को कब समाप्त करता है? वर्षा की समाप्ति पर। और बात किसकी की जा रही है? उत्तरा फाल्गुनी की। तो ये एक एक शब्द को आप ध्यान में देंगे। मयूर का मतलब है मन रूपी जो मोर है, जो यौवन काल में आनंद से भर उठता है, हर आनंद के अवसर पर उसका मन जैसे नाचने लगता है, वो अपने उस श्रृंगार कलाप को, उस प्रेम पूर्ण आनंद के जो नृत्य है, उसकी गतिविधियों को छोड़ देता है। श्रृंगार करने, सजने, संवरने के प्रति उदासीनता आ जाती है। तो इसका ये अर्थ है। उत्तरा फाल्गुनी की ये पंक्तियां किससे संबंधित हुई? 45 के बाद की उम्र से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के निम्न शब्दों को उनके सांकेतिक अर्थ के साथ सुमेलित कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि हम ये 2-3 प्रश्न अच्छी तरह से अपने ध्यान में बिठा लेंगे दोस्तों, तो उत्तरा फाल्गुनी निबंध की विषय वस्तु का कोई भी पहलू हमसे अछूता नहीं रहेगा। तो पहला है पूर्वा फाल्गुनी, दूसरा है अनर्गल मुंडपात करना, तीसरा है छिन्नमस्ता राजनीति, चौथा है बाढ़ वन्या काल। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र क्या है? वर्षा काल के दौरान रहने वाला नक्षत्र है। और वर्षा काल किसका है? आनंद और उल्लास का। तो यानी इसका सांकेतिक अर्थ हुआ यौवन। अनर्गल मुंडपात करना, अनर्गल यानी व्यर्थ, मुंडपात यानी सिर काटना,
ये प्रतीकार्थ हुआ व्यर्थ के तर्कों को से किसी भी बात को निरस्त करना, झूठा साबित कर देना, गलत साबित कर देना। यानी जहां किसी बात को गलत साबित करने की आवश्यकता नहीं है, वहां बेसिर पैर के तर्क प्रस्तुत करके अपनी बात को स्थापित करना और वो जो एक महत्वपूर्ण कथन है उसको निरस्त करने का प्रयास करना, यह है अनर्गल मुंडपात करना, जो युवा राजनीति के संबंध में यहां पर बात कही गई है। छिन्न मस्ता राजनीति, छिन्न मस्ता मैं शब्द आपको पहले भी समझा चुकी हूं, यानी जो मस्तक से रहित है। और मस्तक से जो रहित है यानी उसके पास मस्तिष्क हमारा किस काम आता है? चिंतन के, मनन के, विचार करने के। तो यानी चिंतनशीलता और विचारशीलता नहीं है। तो छिन्न मस्ता राजनीति यानी अर्थ हुआ मूल्यहीन, चिंतन रहित और विकृत राजनीति। बाढ़ वन्या काल, जैसे बाढ़ आ जाती है तो सब कुछ नष्ट होने लगता है, वैसे ही बाढ़ वन्या काल जहां पर मूल्यों को तोड़ने की प्रवृत्ति बाढ़ की तरह युवा वर्ग में व्याप्त हो रही है, यानी जहां धैर्य नहीं है, बिल्कुल अधैर्य, असंयम और का विनाश काल। तीसरा ये हो गया। तो अब क्रम क्या हुआ? दूसरा और फिर चौथा और फिर पहला, दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा। दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ हमारा डी। अगला प्रश्न, निबंधकार को, विधाता ब्रह्मा को बूढ़ा कहने वाले लोगों पर क्रोध क्यों आता है? एक जगह निबंध में हमने चर्चा की थी कि निबंधकार ने कहा है कि जो लोग ब्रह्मा को बूढ़ा बताते हैं उन पर मुझे क्रोध आता है। तो उसका कारण यहां पूछा गया है, निबंध की विषय वस्तु से संबंधित है। पहला, क्योंकि वे आस्तिक हैं, क्योंकि वे कट्टरपंथी हैं और ईश्वर के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुन सकते। तीसरा, उनका मत है कि जो सतर्क है, जो सृष्टि करता है, वह निश्चय ही चिरयुवा होगा। चौथा, उनका मत है कि युवावस्था ऊर्जा का स्रोत है, अतः ब्रह्मा को युवा ही होना चाहिए। तो दोस्तों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है कि उनका मत है कि जो सतर्क है, सतर्क कौन होगा? जिसके अंदर उल्लास और उमंग और उत्साह भरपूर है। और उत्साह किस उम्र का प्रतिनिधित्व करता है? ये भाव उत्साह प्रतिनिधित्व करता है यौवन का, क्योंकि जब इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं तब उत्साह समाप्त हो जाता है, सतर्कता भी कमजोर पड़ जाती है। तो यानी जो सतर्क है और जो सृजन करता है, और किसी एक छोटी वस्तु का नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि का सृजन करता है, उसे तो निश्चित ही चिरकाल तक युवा रहने वाला होना चाहिए। ये मान्यता है श्री कुबेरनाथ राय की। इसलिए वे कहते हैं कि जो लोग विधाता को, सृष्टि के रचयिता को, ब्रह्मा को बूढ़ा कहते हैं, उन पर उन्हें क्रोध आता है। तो आंसर हुआ इस प्रश्न का सी। गलितम पलितम मुंडम वाक्यांश किससे संबंधित है? जरावस्था से, रुग्णावस्था से, कवि और साहित्यकारों से या ब्रह्मा जी से? तो दोस्तों, गलितम का मतलब है गलना, यानी वृद्ध होना। पलितम का मतलब है क्षय होना या क्षीण होना। और मुंडम यानी गंजा होना, यानी बालों से, केश से रहित होना। तो गलितम पलितम मुंडम। अब एक शब्द को देखें तो जरावस्था हो गई गलितम, रुग्णावस्था हो गई पलितम, क्योंकि जब क्षीण होता है, क्षय होता है, तो या तो बीमारी के कारण होता है या सहज रूप में वृद्धावस्था के कारण। लेकिन पूरा वाक्य किससे संबंधित है? पूरा वाक्य संबंधित है ब्रह्मा जी से। निबंधकार ने, हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात नहीं कर रहे, जिस अर्थ में निबंधकार ने प्रयुक्त किया है उस अर्थ की बात कर रहे हैं। और निबंधकार ने गलितम पलितम मुंडम वाक्यांश ब्रह्मा जी के संदर्भ में प्रस्तुत किया है कि ज्यादातर जहां भी वे प्रतिमाएं देखते हैं ब्रह्मा जी की, वहां वे गलितम पलितम मुंडम यानी वयोवृद्ध रूप में ही दिखाए जाते हैं, और इस बात को सोचकर उन्हें क्रोध आता है। तो ये पंक्ति कही गई है ब्रह्मा जी से। तो आप बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होंगे, मैंने जानकर ये ऑप्शंस यहां पर रखे हैं। जरावस्था भी हो गई, रुग्णावस्था भी हो गई, लेकिन हमको ध्यान केंद्रित करना है उस सांकेतिक अर्थ पर जिस संदर्भ में इन शब्दों, इस वाक्यांश का प्रयोग किया गया है। तो आंसर हुआ हमारा डी। अगला, निम्नलिखित में से निबंधकार कुबेरनाथ राय के अनुसार किसकी कल्पना श्वेतकेश वृद्ध के रूप में नहीं की जा सकती? सृष्टिकर्ता और कवि की, विप्लव नायक की, सेनापति, शूरवीर या विद्रोही की,
या उपर्युक्त सभी की? तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि देखिए सृष्टिकर्ता के लिए वो कह चुके ब्रह्मा सृष्टिकर्ता हैं, इसलिए उनकी कल्पना एक वृद्ध के रूप में नहीं की जा सकती। कवि की कल्पना एक वृद्ध के रूप में इसलिए नहीं की जा सकती कि भले ही उसका शरीर वृद्ध हो जाए, लेकिन यदि मन से वह उत्साहित होकर साहित्य सृजन कर रहा है, यानी रचना कर्म कर रहा है, तो वो निश्चय ही उत्साह से भरपूर है, और उत्साह हृदय में होना यौवन का परिचायक है। विप्लव का मतलब होता है विद्रोह, क्रांति के नायक, यानी चाहे वयोवृद्ध व्यक्ति है, लेकिन यदि उसमें क्रांति का नेतृत्व करने की क्षमता है, यानी उसके हृदय में उत्साह भरपूर है, और उत्साह यौवन का प्रतीक है, यानी वो व्यक्ति शरीर से भले ही वृद्ध हो गया हो, लेकिन हृदय से, अपने वैचारिक दृष्टि से वो युवा है। सेनापति, शूरवीर और विद्रोही, ये बात भी यहां पर स्पष्ट होती है, क्योंकि तीनों सेना नायक भी उत्साह से भरपूर होता है, शूरवीर भी और विद्रोही भी। तो इन सभी की निबंधकार के अनुसार कल्पना श्वेत केश यानी सफेद बालों वाले वृद्ध के रूप में नहीं की जा सकती, क्योंकि इन तीनों ही वर्गों के लोगों का हृदय का स्थायी भाव, प्रधान भाव क्या होता है? उत्साह। और उत्साह स्थायी भाव है वीर रस का, यानी जिसमें वीरता है, जिसमें उत्साह भरपूर है, उम्र चाहे कोई भी हो, हृदय में जब तक उत्साह है। रामधारी सिंह दिनकर भले ही उम्र के किसी भी पड़ाव में रहे हों, लेकिन उन्होंने जब तक जीवित रहे तब तक वीर रस से भरपूर कविताएं लिखी। इसलिए कहते हैं कि कवि को कभी भी कवि की कल्पना श्वेत केश वृद्ध के रूप में नहीं की जा सकती। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। आंसर हुआ हमारा डी। अगला प्रश्न, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के आधार पर निम्नलिखित उम्र के पड़ावों को उनसे संबंधित पंक्तियों के साथ सुमेलित कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पहली पंक्ति है वरण के महामुहूर्त का काल, बी है यथास्थिति का काल, सी है घनघोर कुरुक्षेत्र का काल, और डी है मन और बुद्धि के वानप्रस्थ लेने का काल। अब यहां है 40 से 45 वर्ष, 30वां वर्ष, 45 के बाद और 30उत्तर दशक, यानी यहां उम्र के पड़ाव दिए गए हैं। और कौन सी पंक्ति लेखक ने, निबंधकार ने किस उम्र के पड़ाव के लिए प्रयुक्त की है, ये हमको सुमेलित करना है। तो वरण के महामुहूर्त का काल क्या है? 30वां वर्ष, क्योंकि 30 वर्ष में आते आते भरपूर ऊर्जा से युक्त होता है कोई भी व्यक्ति, और उस समय वो अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहता है उस चुनाव का सबसे श्रेष्ठ अवसर होता है 30वां वर्ष। यथास्थिति का काल 40 से 45 के बीच का काल माना गया है। घनघोर कुरुक्षेत्र का काल 30 के बाद का समय, क्योंकि 30 के बाद जीवन के संग्राम में कूदता है प्रत्येक व्यक्ति। विवाह हो जाता है तो गृहस्थी की जिम्मेदारियां और करियर यदि स्थापित नहीं हुआ है तो उसके लिए अलग संघर्ष चलता है। तो हर तरह से अनेक प्रकार के प्रश्न उसके जीवन में मुंह बाए खड़े होते हैं, फन उठाए खड़े होते हैं, ऐसा लिखा है निबंधकार ने। तो इसलिए 30 के बाद के जो वर्ष हैं उनके लिए लेखक ने प्रयुक्त किया है घनघोर कुरुक्षेत्र का काल, यानी संघर्ष का काल। मन और बुद्धि के वानप्रस्थ लेने का काल, ये हमारा होगा 45 के बाद का समय। तो इस प्रकार अब इसका कूट देखते हैं। तो देखिए वरण के मुहूर्त का, यानी पहला दूसरा आ गया, फिर पहला आ गया, फिर चौथा और तीसरा, दूसरा पहला चौथा और तीसरा, दूसरा पहला चौथा और तीसरा, यानी ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, तुम जानते हो कि 40वां माने चरम बुढ़ापा। दरअसल 40 से ज्यादा जीना असभ्यता है, अश्लीलता है, अनैतिकता है। भला 40 से आगे कौन जीता है? मूर्ख लोग और व्यर्थ लोग। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध में कुबेरनाथ राय द्वारा उद्धृत यह कथन किसका है? लेनिन का, कार्ल मार्क्स का, शेक्सपियर का या दोस्तोवस्की का? तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये कथन, ये पंक्तियां दोस्तोवस्की की हैं, जिन्होंने 40वें वर्ष के बाद ही जीवन को नकार दिया था, और ये पंक्तियां उन्होंने कही। दोस्तोवस्की का एक छोटा सा परिचय दे देती हूं दोस्तों। ये रूस के एक जाने माने निबंधकार, दार्शनिक और साहित्यकार हुआ करते थे, जिन्होंने अपने समय से बहुत आगे बढ़ करके अपने लेखन के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति की। और जैसा कि हम इन पंक्तियों से देख रहे हैं कि 40 के बाद जीने को उन्होंने मूर्खता,
व्यर्थता या अश्लीलता और अनैतिकता कहकर के संबोधित किया। तो इस प्रश्न को आप इस बात को अच्छी तरह से जान लेंगे। और जहां तक मुझे याद आ रहा है दोस्तोयेव्स्की का समय 1821 से 1881 के बीच है। तो आप समय से अनुमान लगा सकते हैं कि कौन से दौर में उन्होंने ये इतनी क्रांतिकारी शब्दों का प्रयोग किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, उत्तर भारतीय गंगा तीरी किसान इसे एक कीर्तिनाशा कर्मनाशा नक्षत्र मानते हैं। पंक्ति किस नक्षत्र से संबंधित है? पूर्वा फाल्गुनी, मघा, आर्द्रा या उत्तरा फाल्गुनी। ये सारे के सारे नक्षत्रों के नाम हैं। और ये जो पंक्ति निबंधकार ने प्रयुक्त की है दोस्तों, ये ए विकल्प से संबंधित है, यानी पूर्वा फाल्गुनी, यानी घनघोर वर्षा का जब समय है, जबकि नदियों में बाढ़ आ जाती है, तो गंगा के किनारे के जो किसान हैं वो इस समय को, इस नक्षत्र को, क्या पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र को कीर्तिनाशा कर्मनाशा कहकर के पुकारते हैं, क्योंकि इस समय उनकी जितनी भी परिश्रम होता है, खेतों में जितनी भी फसलें खड़ी होती है, वो बाढ़ आ जाने के कारण सब नष्ट हो जाती है, यानी उनके परिश्रम पर पानी फेरने वाला नक्षत्र मानते हैं उसे वो। तो आंसर हुआ इस प्रश्न का ए। अगला प्रश्न, विविध प्रकार के नारों से आक्रांत ये नए पुरुरवा यदि मुझे यौवन उधार देंगे भी तो बदले में मुझे भी कबंध में रूपांतरित होने को कहेंगे। पंक्ति में कबंध शब्द में व्यंजित सांकेतिक अर्थ है। अधैर्य और असंयमित जीवन जीने वाला, आत्मसत्ता अथवा निजी व्यक्तित्व तथा चिंतनशीलता का त्याग करने वाला, अनासक्त कट्टरपंथी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मैंने कबंध शब्द की पिछले सत्र में भी व्याख्या की थी और अभी भी मैं एक प्रश्न के संदर्भ में बता चुकी हूं। कबंध हम अपने शरीर के धड़ को कहते हैं, यानी जिस पर सिर नहीं होता उसे कबंध कहा जाता है। सिर नहीं होने का प्रतीकार्थ लेखक ने ग्रहण किया है कि मस्तिष्क नहीं है, विचार नहीं है, अस्तित्व के प्रति जागरूकता नहीं है। इसलिए आत्मसत्ता यानी अपना अस्तित्व, अपना निजी व्यक्तित्व, इन सब का त्याग करना, चिंतनशीलता, सोच विचार कुछ नहीं, जैसी धारा भेड़ चाल चल रही है उसी में जाओ, उसको उन्होंने कबंध कहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो आंसर हुआ हमारा बी। लेकिन दोस्तों इस वाक्य में एक शब्द और महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जा सकता है, वो शब्द है पुरुरवा। पुरुरवा एक शास्त्रों में, पुराणों में एक राजा के रूप में इनका जिक्र किया गया है और ये नहुष के पुत्र माने गए। बहुत सारी कहानियां मिलती हैं दोस्तों, लेकिन पुरुरवा से यदि मुझे यौवन उधार देंगे तो ये पुरुरवा शब्द किसके लिए यहां प्रयुक्त हुआ है? ये प्रयुक्त हुआ है युवा वर्ग के लिए। दोस्तों ऐसी एक कथा मिलती है कि जो राजा ययाति थे, वो ययाति के बहुत सारे पुत्र थे और उन्होंने एक गुरु शुक्राचार्य जो हैं, देवताओं राक्षसों के जो गुरु माने जाते हैं, उनकी पुत्री देवयानी से विवाह किया था और वे उनसे अत्यधिक प्रेम करते थे। लेकिन एक दिन राक्षसों के राजा वृषपर्वा की पुत्री जो थी शर्मिष्ठा, उन पर वे आसक्त हो गए और उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। तो जब दैत्यों के गुरु यानी शुक्राचार्य को इस बात का पता चला कि देवयानी यानी उनकी पुत्री के अधिकार को छीनकर ययाति ने दूसरा विवाह कर लिया है, तो उन्होंने उन्हें शाप दिया युवावस्था में ही वृद्ध हो जाने का। और साथ में जब उन्होंने बहुत अपनी भूल, अपने पश्चाताप पर अफसोस जाहिर किया, ययाति ने पश्चाताप किया, तब उन्होंने कहा कि यदि कोई तुम्हें यौवन उधार देगा तो तुम उस यौवन का आनंद ले सकोगे। तो इसी प्रसंग को ध्यान में रखते हुए लेखक ने यह जिक्र किया है। तो पुरुरवा वो व्यक्ति, पुरु नाम का एक व्यक्ति था जो शर्मिष्ठा के पुत्रों में गिना जाता है। लेकिन अलग अलग बहुत सारी कहानियां हैं, हमको उनके फेर में नहीं पड़ना है। हमको सिर्फ यह समझना है कि पुरु वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ययाति को यानी अपने पिता को अपना यौवन उधार दिया था ताकि वे यौवन का आनंद उठा सकें। तो इस प्रश्न को ध्यान में रखकर, इस प्रसंग को ध्यान में रखकर हमको इसको समझना है कि लेखक पहले जब कहते हैं कि मैं युवा वर्ग से यौवन उधार लूंगा, यानी इनके साथ रहकर नए नए विचारों से अपने हृदय को आनंदित और उमंगित करता रहूंगा, नए विचार मेरे हृदय में उत्पन्न होते रहेंगे और मैं हृदय के स्तर पर यदि युवा बना रहूंगा तो शरीर भले ही वृद्ध हो जाए लेकिन हृदय में मेरे उत्साह जीवन के प्रति बना रहेगा। तो ये यौवन उधार लेने का जो प्रसंग है वो इस पर आधारित है, पुरुरवा के प्रसंग पर। बाद में उन्हें यह महसूस होता है कि
अगर जब बहुत ज्यादा छिन्न मस्ता राजनीति के रंगरूट कहते हैं तब उन्हें लगता है कि वे अधिक समय तक इनके साथ नहीं चल पाएंगे, क्योंकि अगर इन्होंने इस युवा वर्ग से यानी पुरुरवा से यौवन उधार भी ले लिया तो फिर बदले में क्या बनना पड़ेगा, कबंध बनना पड़ेगा, यानी अपना अस्तित्व, अपना चिंतन, अपनी विचारधारा, अपना दृष्टिकोण सब कुछ त्याग देना होगा, और उसके लिए लेखक तैयार नहीं थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन पुरुरवा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है इसको भी भूलेंगे नहीं, शायद प्रश्न पूछ लिया जाए तो युवा वर्ग के लिए प्रयुक्त हुआ है। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध में निबंधकार ने सर्वप्रथम अपने से स्वयं से क्या प्रश्न पूछा। ए, यह उत्तरा फाल्गुनी एक रस 60 वर्ष की आयु तक बनी रहे, इसका क्या उपाय है। आज की युवा पीढ़ी इतनी मूल्यहीन क्यों हो गई है। शास्त्रों के व्यवहारिक ज्ञान को विद्यार्थियों तक सरल भाषा में कैसे पहुंचाया जाए। छिन्न मस्त पुरुष बनकर यौवन लेने से क्या लाभ। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न उन्होंने जो अपने आप से पूछा वो ये था कि ये उत्तरा फाल्गुनी एक रस 60 वर्ष की आयु तक बनी रहे, इसका क्या उपाय है। और इसी प्रसंग में उन्होंने युवाओं के साथ रहने का निर्णय किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के मूल कथ्य से संबंधित असंगत कथन छांटिए। ए, निबंधकार ने वर्षा काल के अंतिम नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी को मानव जीवन के 40 से 45 वर्ष के बीच के समय का प्रतीक मानकर कथ्य का प्रतिपादन किया है। दूसरा, आज की युवा पीढ़ी परंपराओं को पूर्णतः नष्ट कर अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त करना चाहती है, जो कि एक आत्मघाती प्रक्रिया है। तीसरा, मूल्य भंजन को सच्चा जोखिम उठाना मान लेना ही न्यायोचित है। और चौथा, किसी भी धारा को काटकर विकास के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, क्योंकि मूल्य तोड़ने की नहीं बल्कि बदलने की चीज है। तो दोस्तों निबंधकार ने वर्षा काल के यानी उत्तरा फाल्गुनी के माध्यम से अपने कथ्य को प्रस्तुत किया है, ये बात बिल्कुल सही है। ये कथन इसके मूल कथ्य, निबंध के मूल कथ्य के विषय में बिल्कुल सही है। दूसरी बात, लेखक ने यह भी कहा है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो पूर्णतः परंपराओं को तोड़कर और अपने नए मूल्य निर्धारित करने की बात करती है, परंपराओं में विश्वास नहीं करती और सफलता प्राप्त करती है। ये एक आत्मघाती प्रक्रिया है, यानी लेखक का कहना है कि जब हम परंपराओं से अपने आप को काट लेते हैं तो यानी हम अपने अस्तित्व का एक हिस्सा काट कर अलग कर देते हैं, क्योंकि हम अपने पूर्वजों के संस्कारों से ही निर्मित होते हैं। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। मूल्य भंजन को सच्चा जोखिम उठाना मान लेना न्यायोचित है, ये कथन गलत है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। किसी भी धारा को काटकर विकास के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, यानी परंपराओं को तोड़कर पूरी तरह से नष्ट कर। लेखक का कहना है कि परंपराएं जो आज की प्रगति के मार्ग की बाधक हैं, उन्हें तोड़ने की आवश्यकता नहीं है बल्कि उन्हें बदलने की आवश्यकता है समय के अनुसार, क्योंकि हम किसी भी धारा को बीच में से काटकर उस धारा की निरंतरता को बाधित कर देते हैं और फिर वो धारा निरंतर कायम रह ही नहीं पाती। तो उसी बात को आधार बनाकर कहा है उन्होंने कि मूल्य तोड़ने की नहीं बल्कि बदलने की चीज है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी, आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, सर्वहारा संस्कृति उसी ज्ञान का स्वाभाविक सहज विकास होगी जिसे पूंजीवादी, सामंतवादी और अमलातांत्रिक व्यवस्थाओं के जुए के नीचे हमारी संपूर्ण जाति ने विकसित किया है। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध में उद्धृत यह कथन किसका है? लेनिन का, डॉक्टर राधाकृष्णन का, आचार्य विनोबा भावे का या स्वामी दयानंद सरस्वती का? तो दोस्तों ये कथन है लेनिन का। लेनिन भी रूस के साम्यवाद के नेता के रूप में माने जाते हैं, जिन्होंने साम्यवादी विचारधारा को बहुत अधिक प्रचलित किया। तो आंसर हुआ इस प्रश्न का ए। अगला प्रश्न, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में छिन्नमस्ता राजनीति के रंगरूटों के संदर्भ में लेखक कुबेरनाथ राय की असहमति के बिंदु है। यानी प्रश्न को अच्छी तरह समझ लेंगे, छिन्नमस्ता राजनीति के रंगरूटों के कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जिनसे सहमत नहीं है कुबेरनाथ राय? तो पुरानी पीढ़ी का चिर्यक्षत्व। चिर्यक्षत्व का मतलब क्या है कि हमेशा हम ही सही हैं, ये जो पुरानी पीढ़ी का रवैया है उससे असहमत हैं। कथन बिल्कुल सही है, उससे असहमति व्यक्त की है कुबेरनाथ राय ने। पुरानी पीढ़ी द्वारा बुने कीर्तिपट के विस्तार का दाह और नई पीढ़ी, जो पुरानी पीढ़ी के द्वारा जो श्रेष्ठ कार्य किए गए हैं उन श्रेष्ठ कार्यों को नष्ट करने पर उतारू है और अपने दृष्टिकोण के अनुसार नए मूल्य बनाने की कोशिश में है, उस बात का उन्होंने विरोध किया है। यानी वो इस बात से भी असहमति व्यक्त करते हैं। पुरानी पीढ़ी के श्रमफल का तिरस्कार, ये भी नई पीढ़ी में है, इससे भी उन्होंने असहमति व्यक्त की है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ उपर्युक्त सभी। तो आंसर हुआ हमारा डी।
अगला प्रश्न, सर्वहारा संस्कृति की पुनर्रचना के लिए कुबेरनाथ राय निम्न में से किसे आवश्यक नहीं मानते? पूर्व पीढ़ी के संपूर्ण ज्ञान का आहरण यानी पूर्व पीढ़ी के सारे ज्ञान को स्वीकार करना, मूल्य भंजन यानी मूल्य तोड़ना, पूंजीवाद द्वारा निर्मित सारी सभ्यता और संस्कृति को स्वीकार करना, या पूर्व पीढ़ी की सारी कला और यांत्रिकी की स्वीकृति करना। तो दोस्तों, कुबेरनाथ राय ने किस बात का विरोध किया है? वो है बी यानी मूल्य भंजन। वो कहते हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि मूल्य तोड़ने की नहीं बल्कि बदलने की चीज है, यानी वे इस मूल्य भंजन को सर्वहारा संस्कृति के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं मानते। तो आंसर हुआ हमारा बी। अगला प्रश्न, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के माध्यम से कुबेरनाथ राय ने नई पीढ़ी की किस प्रवृत्ति पर कटाक्ष किया है? जोखिम उठाने के नाम पर मूल्य भंजन की प्रवृत्ति, मूल्य भंजन के नाम पर नाम कमाने और प्रतिष्ठा प्राप्त करने का शॉर्टकट बनाने की प्रवृत्ति, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उन्होंने कटाक्ष किया है जोखिम उठाने के, मूल्य तोड़ने को वो अपने साहस का प्रतीक मानते हैं, तो इस प्रवृत्ति पर उन्होंने कटाक्ष किया है। और दूसरा कटाक्ष उन्होंने किया है कि नाम कमाने और जल्दी नाम कमाने, कम समय में प्रतिष्ठा और यश प्राप्त करने के लिए वे मूल्यों के भंजन का मार्ग अपनाते हैं, मूल्य तोड़ने का मार्ग अपनाते हैं, ताकि जल्दी से वो सबकी नजर में आ जाए। तो इस पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, कुबेरनाथ राय की दृष्टि में आज सच्चे अर्थों में जोखिम कौन उठा रहा है? जो नदी की वर्तमान धारा के प्रतिकूल धार के हुक्म को अस्वीकार करते हुए आगे बढ़ने के लिए जूझ रहा है, बी जो मूल्य के एक अविच्छिन्न प्रवाह, एक सनातन मूल्य परंपरा का अस्तित्व स्वीकार कर रहा है, जो कह रहा है कि मूल्य बदले तो जा सकते हैं किंतु तोड़े नहीं जा सकते, या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जो जोखिम उठा रहा है, जोखिम उठाना, उन्होंने कहा है कि युवा पीढ़ी जो मूल्य तोड़ती है वो वास्तव में जोखिम उठाना नहीं है। सच्चे अर्थों में जोखिम कौन उठा रहा है? कि जो वर्तमान जो धारा, जो दौर चल रहा है जो कि गलत है, उसकी विकृतियों को पहचान कर उस धारा के प्रतिकूल चलने का जो साहस बटोर रहा है, साहस कर रहा है और निरंतर आगे बढ़ रहा है, वो जोखिम उठा रहा है। दूसरी बात, वो मूल्य को एक निरंतर बहने वाला प्रवाह मान रहा है, जल के प्रवाह की तरह, और ये कह रहा है कि इसका अस्तित्व सनातन है, चिरंतन है, इसलिए इसे तोड़ने के विषय में सोचना भी बेमानी है। तीसरी बात, जो कह रहा है कि मूल्य बदले जा सकते हैं किंतु तोड़े नहीं जा सकते, यानी उपर्युक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो सच्चे अर्थों में जोखिम वे उठा रहे हैं जो नदी की वर्तमान धारा के प्रतिकूल जा रहे हैं, जो मूल्यों को एक अविच्छिन्न प्रवाह मान रहे हैं और कह रहे हैं कि मूल्य बदले तो जा सकते हैं लेकिन तोड़े नहीं जा सकते। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। आगे चले, इस बाढ़ वन्या काल में निबंधकार बुद्धिजीवी वर्ग से क्या अपेक्षा रखते हैं? उत्कृष्ट सृजन की, धारा के अनुकूल बहने की, धीरता और संयम की, या आत्मसमर्पण की? तो दोस्तों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। वो कह रहे हैं कि जबकि विकृतियां मुंह बाए खड़ी हैं परिवेश में, तो ऐसे समय में न तो हमें धारा के प्रतिकूल चलने की आवश्यकता है, क्योंकि जब बाढ़ का समय आता है तो हम बाढ़ के पानी के उतरने की प्रतीक्षा करते हैं और हम धैर्य का परिचय देते हैं। यही समय इस समय भी है। तो हमारे लिए जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसके लिए आवश्यक है कि वो धैर्य और संयम का परिचय दें और स्थितियों के सामान्य होने की प्रतीक्षा करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, कथन ए, प्रत्येक सर्जक या विधाता विद्रोही और स्वीकारवादी दोनों साथ साथ होता है। वह विद्रोही होता है क्योंकि वह वर्तमान धारा की विकृतियों को अस्वीकार करता है, और वह स्वीकारवादी होता है क्योंकि वह वर्तमान धारा के श्रेष्ठत्व को स्वीकार कर सृजन करता है। इसके विषय में सही कूट का चयन करना है। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो दोस्तों, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यहां कहा गया है कि जो भी रचनाकार होता है, सर्जक होता है, निर्माता होता है, वो विद्रोही भी होता है और स्वीकारवादी भी होता है। विद्रोही इसलिए कि जो कुछ भी गलत है उसके प्रति वो विद्रोह करके सृजन कार्य करता है। स्वीकारवादी इसलिए कि पुराने में जो कुछ स्वीकार किए जाने योग्य है, जो उसके रचना कर्म में सहायक होगा, उसका मूलभूत तत्व बन सकता है, उसे वो स्वीकार करता है। इसलिए इस बात को और इसी बात को यहां स्पष्ट किया गया है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न,
तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि इन प्रश्नों के जरिए आपका विषय वस्तु पर अधिकार और ज्यादा मजबूत हो गया होगा। अगले सत्र के इंतजार में रहिए और जोर शोर से, पूरी एकाग्रता से मेहनत पर ही अपनी दृष्टि जमाए रखिए। सफलता निश्चित होगी। नमस्कार।